हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के सचिन क्लासेस में। एस के सचिन क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए यदि आपको वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस सेट। यदि आपको एस के सचिन क्लासेस में विश्वास है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूपी ट्रिपल एस सी पीटी से रिलेटेड मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली हम लेकर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट आज कराएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट आज के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड है। तो आज का क्वेश्चन को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थस्थल है। ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आप जो है अपने अपने मार्क्स जरूर बताना। ये प्रैक्टिस सेट है, बताइए माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थस्थल है। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जैन धर्म का। माउंट आबू जो है जैन धर्म का एक मशहूर दिलवाड़ा मंदिर है जो जैन धर्म तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध या माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था, बताइए। तो पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद गढ़वाल की बेटी संयोगिता से विवाह किया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जयचंद गढ़वाल की जो बेटी थी जयचंद, वो हार गए थे पृथ्वीराज चौहान से। इसी कारण संयोगिता से उनको विवाह करना पड़ा। सेकंड का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, जल्दी बताइए। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई, जल्दी बताइए। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो फोर का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसे सुल्तान थे जो पोलो या चौगान खेलते समय उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अकबर ने। दीन ई इलाही किसने आरंभ किया था, अकबर ने आरंभ किया था। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले एक ऐसे नेता थे जो उग्रपंथी नहीं थे। लेकिन बता दें कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, ये राजनीतिक गुरु थे। किसके थे, महात्मा गांधी। हमारे जो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, उन्हीं के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 1809 ईस्वी में अमृतसर पर संधि किए गए थे। अब नेक्स्ट, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, बताइए। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। शेख अब्दुल्ला, मणिलाल गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, गोपाल कृष्ण गोखले, जो राजनीतिक गुरु थे किनके, महात्मा गांधी के। ठीक है, याद रखना कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले नाम है। बताइए सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, जल्दी बताइए किसने कहा था। एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। 9 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था, जल्दी बताइए। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश महोत्सव का प्रारंभ कहा था। ठीक है, इन्हें अशांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अशांति का जनक भी कहा जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, याद रखना, अशांति का जनक के नाम से जाना जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट,
यमुना नदी का उद्गम स्थान बताइए, जल्दी बताइए। यमुना नदी का उद्गम स्थान बंदरपूछ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लेह। लेह को सबसे सूखा स्थान माना जाता है। 12 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को सुभेद करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, जल्दी बताइए कौन सूची फर्स्ट है, सेकंड है? खनिज क्षेत्र और खनिज संपदा। जल्दी बताइए। देखो, तो पहला जो है काला हांडी, ये बॉक्साइट उत्पन्न होता है काला हांडी में। जावर में जस्ता और सीसा उत्पन्न होता है। ठीक है, और कोलार की बात करें तो सोना, कोलार में सोना उत्पन्न होता है। और मोशा बनी चौथा का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये उत्पन्न होता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बताइए। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का क्या नाम है? थार का मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? जल्दी बताइए, ऐसी कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जायरे। जायरे एक ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। 15 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, मेक इन इंडिया का पहला शुभारंभ कब किया गया था? बताइए, मेक इन इंडिया का पहला शुभारंभ कब किया गया था? 16 का। जल्दी बताइए 16 का। तो मेक इन इंडिया का पहला शुभारंभ सितंबर 2014 में कराम किया गया था। किसने? सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया का पहला शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 17 का आंसर दीजिए जल्दी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, भारत के केंद्रीय बजट में रेल का बजट का किस वर्ष विलय किया गया था? भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय किया गया था? 18 का। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 2017 में। ठीक है, तो भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का 2017 में विलय किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, श्वेत क्रांति के भारत में, यहाँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में पूछ रहा है। ठीक है, विश्व में अलग है। ठीक है, अगर भारत में पूछ लिया जाए तो बर्गेज कुरियन है। ठीक है, बर्गेज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? जल्दी बताइए, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? 20 बताइए जल्दी से। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय व्यय घाटा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, 21, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? जल्दी बताइए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? कनाडा संविधान से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? जल्दी बताइए। 22 नंबर बताइए, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो भाग XX मतलब 20, भाग 20। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जल्दी बताइए। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री का नाम सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन थी? सुचेता कृपलानी। अब नेक्स्ट, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? जल्दी बताइए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3 अंग हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है विधायिका, संसद और न्यायपालिका, कार्यपालिका, यही तो है। 26 डायरेक्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? डायरेक्टर, तो डायरेक्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बताइए 26 डायरेक्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो 26 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लेंस की क्षमता का। लेंस की क्षमता का डायरेक्टर इकाई है। तो लेंस की क्षमता को किससे प्रदर्शित किया जाता है? पी से प्रदर्शित किया जाता है। पी बराबर 1/f मीटर में, क्या पी बराबर 1/f मीटर में ये डायरेक्टर का लेंस की क्षमता की डायरेक्टर इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है, कोई लोलक है यदि निर्वात में दोलन करता है, इधर उधर, ठीक है, गति करता है, तो बताइए इस लोलक की समयावधि क्या हो जाएगी? तो ये अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, न घटेगी न बढ़ेगी, न पहले बढ़ेगी न फिर घटेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अपरिवर्तित रहेगी। जैसे वायु में दोलन कर गति करता है उसकी समयावधि उसी प्रकार रहेगी जिस प्रकार निर्वात में और वायु दोनों में रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अपरिवर्तित रहेगी, वो उसी प्रकार से गति करता रहेगा जैसे पहले करता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम NaSCO3 होता है। क्या होता है? NaSCO3। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। अगर पूछ ले रासायनिक सूत्र तो NaSCO3 होता है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी याद करिए, क्योंकि पीटी एग्जाम में 5 क्वेश्चन विज्ञान से आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन विज्ञान से आते हैं और ऐसे क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है, रासायनिक सूत्र भी पूछा जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, लेकिन 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ बायो से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे बायो को आ ही गया है। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी बताइए। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? क्या सबसे पहले घास, फिर मेढक, कीट, गरुड़, सर्प? जल्दी बताइए, ये तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है? घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। सर थर्ड क्या कह रहा है? सबसे पहले घास, फिर सर्प, गरुड़, कीट, मेढक। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। घास, ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों? सबसे पहले घास सबसे छोटी होती है, घास के ऊपर कीट रेंगते हैं, कीट के ऊपर मेढक उछलते हैं, और मेढक से बड़े सर्प होते हैं, और सर्प के ऊपर गरुड़ होते हैं जो वायु में उड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पर कुछ मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं? मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो मैथ के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें सॉल्व करना पड़ता है, तभी होते हैं, और एकदम इजी क्वेश्चन है, इन्हें तुरंत सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं तुरंत आ जाता है ना। तो इन क्वेश्चनों का आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है मैथ के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, इस वीडियो में नहीं कराएंगे, इसमें केवल स्टैटिक जीके, मैथ और रीजनिंग छोड़ के बाकी सारे मॉडल पेपर को हल कराएंगे। ठीक है, मैथ और रीजनिंग अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे जल्द से जल्द। ठीक है, तब तक के लिए मैथ और रीजनिंग का वेट करिए, हम मैथ रीजनिंग जरूर लेकर आएंगे और अच्छा से अच्छे कराएंगे। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं, 5 इंग्लिश से पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण का पहला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? जल्दी बताइए, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। जल्दी बताइए। देखो, पद पैर को कहा जाता है, चरण पैर को कहा जाता है, पद भी पैर को कहा जाता है, पग ये भी पैर को कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो नौ है इसे पैर का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट, कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है? जल्दी बताइए, कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है? ये बताना है हमको।
सरवरी, तनिया, रमड़ी, दामनी। देखो बिजली का पर्याय की बात करें तो दामनी है, दामनी पर्याय बची है बिजली का, लेकिन सरवरी, तनिया, रमड़ी ये सब नहीं है। 39 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या है ये हमको बताना है। देखो फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। भाई ये तो सही लग रहा है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी हमारा सही लग रहा है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी हमारा सही लग रहा है। और डी नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है और बहुत अच्छे से मन लगाकर देखना है। डी नंबर क्या कह रहा है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। क्या कह रहा है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। कोई एक गुलाब की माला कहीं होती है क्या? अरे बहुत सारे गुलाब उसमें होंगे तभी तो माला बनेगी, कोई एक गुलाब की माला सुख होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अशुद्ध वाक्य है, कोई एक गुलाब की माला नहीं होती, बहुत सारे गुलाब होंगे तब माला जाके बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट, जो युद्ध में स्थिर हो उसे क्या कहा जाता है? भाई जो युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर के नाम से जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर हम डायरेक्शन रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर करस्पॉन्डेंस क्वेश्चन एक तरह से 45 तक करना है। ठीक है, हमको सबसे पहले इस पैसेज को रटना है, मतलब पढ़ना है, और पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर दिया क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो फॉर मोस्ट पीपल म्यूजिक इन important part of daily life. Some rely on music to get them through the morning commute, while other turn off a favorite playlist to stay pumped during a workout. ठीक है, तो यहाँ पर मतलब पैसेज ना पढ़कर सीधा क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, और जैसे हम क्वेश्चन में ध्यान देंगे, तो यहाँ से थोड़ा ढूंढ ले सकते हैं। भाई पहले पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन देंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा मेरे ख्याल, हमारे तरफ से, हमारे ध्यान से। ठीक है, तो हम आइए यहाँ से हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। कह रहा है म्यूजिक इज ऑफ्टन लिंक्ड टू। क्या कह रहा है, म्यूजिक इज ऑफ्टन लिंक्ड टू। अब यहाँ पर इसका आंसर ढूंढना है हमको। कहाँ ढूंढना है, पैसेज में ढूंढना है कि लिंक्ड टू कहीं मिल जाए पैसेज में। ठीक है, यहाँ पर ढूंढना है। देखो ध्यान दो, कहीं नज़र डालो, जिसकी नज़र तेज है वही ढूंढ पाएगा। तो जल्दी ढूंढिए। देखो यहाँ लिखा है ना, म्यूजिक इज ऑफ्टन लिंक टू मूड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूड हो जाएगा ना आंसर। क्या हो जाएगा, मूड हो जाएगा। ठीक है, हाँ मूड हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो म्यूजिक इज ऑफ्टन लिंक टू मूड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाउ इज म्यूजिक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। क्या कह रहा है, हाउ कैसे, इज म्यूजिक एन इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का भाग क्या बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे म्यूजिक कैसे इम्पॉर्टेंट है, म्यूजिक हमारा जो है कैसे इम्पॉर्टेंट है, कैसे बताना है। तो इट मेक्स अस फील डिफरेंट इमोशंस, बिल्कुल सही है, हमको जो है डिफरेंट इमोशन फील कराता है म्यूजिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर क्या कह रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट है जो एकदम ट्रू है, अच्छा है, सही है, बताइए जल्दी से कौन सही है 43 का। तो यहाँ पर हमको देखना है, इसी में से आंसर देना है ना। यहाँ पर ये देखो, जब ध्यान से इसे देखेंगे ना, यहाँ देखो नजर डालो कहीं है, ए सर्टेन क्या लिखा है, ए सर्टेन सॉन्ग कैन us feel happy, sad, energy, relaxed because music can have such an impact on person's mindset and well-being. It should come as no surprise that music therapy has been क्या लिखा है ना, all forms। ये देखो all forms है ना, all forms of music में है वो, ये देखो ये सही है, थेराप्यूटिक इफेक्ट्स। ठीक है, ये यहाँ पर है all forms of therapeutic effects। इफेक्ट है कहीं लास्ट में, इफेक्ट है होना चाहिए उसमें, है ये है। देखो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में इफेक्ट्स लिखा ना, इफेक्ट्स आया लास्ट में, ये 43 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ना, बताना है, एक 3 क्वेश्चन होते हैं। अब 44 क्या है, एक एंटोनिम्स आता है और एक सिनोनिम्स आता है, उसी पैसेज से पूछ लिया जाता है। तो गिव सिनोनिम्स फॉर द फ्लोइंग वर्ड एम्पल।
एम्पल का मिगर है, सफिशिएंस, नारो, शार्ट। जल्दी बताइए 44 का कौन सा सही हो जाएगा? 44 का ऑप्शन नंबर ए है सफिशिएंट। सफिशिएंट क्या है? सिनोनिम्स है, और सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। एम्पल, सफिशिएंट, ठीक है। अब नेक्स्ट, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। बारबेरिक, बारबेरिक होता है शब्द। बारबेरिक क्या होता है? बारबेरिक को हिंदी में कहते हैं शब्द, ठीक है। तो ये सिविलाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिविलाइट। ऑप्शन नंबर बी राइट है। एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द, ठीक है। शब्द का अशब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब नेक्स्ट, ठीक है। ये हमारे कुछ रीजनिंग, हमने क्या कहा था कि रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन जो है हम बाद में कराएंगे, ठीक है। फिर भी देखो 46 कह रहा है, एकदम अच्छा है, सही है। खराब का अच्छा है तो खराब दोस्त का आबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आबाद हो जाएगा, ठीक है। 47 है, इसे बाद में कराएंगे क्योंकि मैटर है। तो देखो यम के बाद कितने बार यस किया है? अर्थ सीएम के पिता है तो ध्रुव विमल का बेटा है, हाँ। इसे बाद में कराएंगे, अभी नहीं। अभी फिलहाल हम क्वेश्चनों को जी के जीएस के क्वेश्चन का ध्यान देंगे। हमने कहा था रीजनिंग और मैथ क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से हो गया ना हमारा, हाँ। देखो 51 क्वेश्चन है। जून 2022 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? जल्दी बताइए। जून 2022 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? 51 का जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा 51 का? तो 51 का जल्दी बताइए कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, IIM अहमदाबाद। फरवरी 2022 में शुरू किए गए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के कितने जिलों में संचालित किया जाएगा? जल्दी बताइए 52 का। 52 का आंसर दीजिए। 52 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 416 जिलों में। कितने? 416 जिले में। अब नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में किस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा मान्यता दी गई है? जल्दी बताइए। तो फरवरी 2022 में किस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा मान्यता दी गई है? तो अटल सुरंग, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अटल सुरंग को जो मान्यता दी गई, ठीक है, वर्ल्ड में अटल सुरंग, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है, हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 में भारत में कौन से स्थान प्राप्त हुआ? जल्दी बताइए। हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 54 का जल्दी बताइए। तो 54 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 87वां। क्या? 87वां, 87, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। मई 2022 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशिया इलेक्शन ऑथोरिटीज AAEA का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यह ठीक है। 55 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, मई 2022 में कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया? जल्दी बताइए। मई 2022 में कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है? ये जनरल नंबर लेने से, ठीक है। 56 का क्या? जल्दी बताइए। 56 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओपन, ठीक है। ओपन इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंडियन मतलब इंटरनेशनल, क्या? IEA, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा? जल्दी बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी मतलब इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता के रूप में देश को पीछे छोड़ देगा। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, चीन, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी? जल्दी बताइए। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। 58 का जल्दी बताइए। 58 का, तो 58 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वाराणसी। अब नेक्स्ट, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और इस एक्सप्रेसवे के संबंध में
विकल्प में कौन सा तथ्य सही है और कौन सा तथ्य गलत है, ये हमको बताना है। कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2021 में एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, और वो बताना है कि वो माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा 2021 नवंबर में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था, वे एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बना गया था, उद्घाटन कब किस नवंबर को किया गया था, है ना। तो देखो ऑप्शन नंबर ए तो राइट है, क्योंकि 16 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ठीक है, ये तो सही है। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, इस एक्सप्रेस की वे की लंबाई 340.824 किलोमीटर, मतलब लगभग जो है 341 किलोमीटर है। ये भी हमारा सही है भाई, ये सही है, ये सही है। और सी नंबर क्या कह रहा है, यह एक्सप्रेसवे के बलिया के मंदरिया गांव तक बनाया गया है। ये तो हमें गलत लग रहा है। डी नंबर क्या कह रहा है, इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में एक हवाई पट्टी निर्मित की गई है। ये भी सही है। और जो हमारा सी नंबर है ये गलत है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तो ऑप्शन नंबर सी तरह करेक्ट आंसर। क्यों कह रहा है कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो सी सही नहीं है। क्या कह रहा है, वहाँ एक्सप्रेसवे बलिया के मंदरिया गांव तक बना गया है। क्या बलिया के मंदरिया गांव तक ही बना गया है? नहीं, आगे बना गया है, कहाँ तक बना गया है ना। 59 का सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेता के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, ये हमको बताना। जल्दी बताइए। देखो कई पॉइंट हमें मिल जाते हैं जब मतलब ये कह रहा है सही नहीं है ना, तो कोई एक ही सही नहीं है, बाकी अब तो सब सही होंगे ना। तो पॉइंट हमें 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। जल्दी बताइए। 60 नंबर, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक लवलीना बोरगोहेन ने जीता। देखो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल गया है। ऑप्शन में पूछा नहीं है, फिर भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ भी सकता है कि बताइए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक लवलीना बोरगोहेन ने ही जीता। किसने जीता पदक? लवलीना बोरगोहेन ने जीता। ठीक है, फर्स्ट हमारा सही है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। ठीक है, ये कह रहा तथ्य सही नहीं है। ठीक है, तथ्य सही नहीं है कह रहा है ना। हाँ, तो ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। ठीक है, लेकिन पीवी सिंधु ने महिलाओं के बैडमिंटन स्पर्धा के एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता। ये सही है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के फील्ड हॉकी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। ये भी सही है। नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक स्वर्ण पदक जीता। ये भी सही है। नीरज चोपड़ा जो बहुत प्रसिद्ध है, ये तो सही है, लेकिन हमारा ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट अबू धाबी की राजधानी बताइए। अबू धाबी की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यूनाइटेड अरब अमीरात अबू धाबी की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जल्दी बताइए, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? 62 का, जल्दी बताइए। 62 का कहाँ आयोजित किया है पुष्कर मेला? बिहार में? जल्दी बताइए। तो पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। कहाँ? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। 63 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? निम्न से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दी जाता है? तो बुकर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बुकर पुरस्कार जो है उपन्यास के लिए दिया जाता है। 64 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी बताइए। एक पुस्तक के लेखक तो आ ही सकता है, इसमें आएगा 100% गारंटी है आएगा। जो नहीं है कि यही वाला प्रश्न आए, लेकिन हाँ पुस्तक के लेखक जरूर आएगा। एक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, एक मतलब आएगा ही आएगा। 65 जल्दी बताइए। तो 65 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। महाश्वेता देवी। अब नेक्स्ट भारतीय संसद में कितने सदन हैं? उच्च सदन, निम्न सदन। कितने सदन जल्दी बताइए। भारतीय सदन में उच्च सदन और निम्न सदन 2 सदन है ना। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, 2 सदन है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है?
तो 67 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दामोदर मावजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। मार्च अप्रैल 2022 में इटली में आयोजित 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2022 में सीनियर टीम श्रेणी में किस देश ने रजत पदक जीता है? तो 68 का बी नंबर इज राइट आंसर, भारत। अब नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइए, जल्दी बताइए। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 69 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में संपन्न टाटा स्टील शतरंज 2022 के चैलेंजर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो 70 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अर्जुन एरिगैसी। अर्जुन इरिगैसी जनवरी 2022 में संपन्न टाटा स्टील शतरंज 2022 के चैलेंजर्स वर्ग का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो, हिंदी के 2 गद्यांश आते हैं। हिंदी कितने गद्यांश? 2 गद्यांश होते हैं, 5-5 नंबर के, 10 नंबर के गद्यांश आते हैं। और बात करें इंग्लिश पैसेज की तो ये 5 नंबर की आती है, ठीक है। और हिंदी गद्यांश 10 नंबर की आती है। तो 10 नंबर 5-5 नंबर के आते हैं। एक गद्यांश आता है, एक गद्यांश पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक अध्ययन करके आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक है। वैज्ञानिक प्रयोगों की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को शस्त्रों के निर्माण प्रेरणा दी। सभी भयंकर सर्व विनाशकारी शस्त्र बनने लगे, ठीक है। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने के लिए देश में शस्त्रास्त्र बनने लगे। क्या? शस्त्रास्त्र बनने लगे। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों को अधिकांश जनता संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी, ठीक है, नष्ट की जा सकेगी। क्योंकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रास्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्रास्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोगों से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों को रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कर रहा है। तो इस गद्यांश का मूल कथन क्या है, जल्दी बताइए। मूल कथन क्या है? पढ़ चुके हैं तो मूल कथन तो पता ही हो गया ना। विश्व में शस्त्रास्त्रों की होड़ की आतंक तथा सर्वनाश का भय। जल्दी बताइए, इसमें क्या सही लग रहा है कि इस गद्यांश का मूल कथन क्या है? 71 का। तो 71 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। विश्व शांति चाहता है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 71 का। अब नेक्स्ट, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनने की प्रेरणा किसने दी है? अमेरिका ने कि अमेरिका के विजय ने, जापान पर गिरे गए अणुबम ने कि बड़े देशों पर प्रतिस्पर्धा ने? 72 का बी नंबर, अमेरिका की विजय ने। अमेरिका की विजय ने भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा दी है। 72 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? जल्दी बताइए। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से, अमेरिका की वजह से, जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से, जापान में अजय शक्ति की पराजय से। 73 का जल्दी बताइए। तो 73 का ऑप्शन नंबर बी राइट है, जापान की अजय शक्ति पराजय से हमारा एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव हुआ था। अभी हम पढ़ चुके हैं इसीलिए, क्योंकि हिंदी है तुरंत याद हो जाती है ना। पढ़ लो, याद कर लो, तुरंत आंसर दे दो। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं बताए? अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से। भाई कमी करने के उद्देश्य से बना रहे हैं क्या? अपनी शस्त्र का प्रयोग करने के उद्देश्य से, अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के लिए, पारस्परिक भय के कारण। जल्दी बताइए क्यों बना रहे हैं? 74 का भय के कारण, पारस्परिक भय के कारण बना रहे हैं, ठीक है। भाई भय है कि वो बना लो, तुम बना लो, सभी लोग बना लो, ताकि हमारी तरफ भी कोई अटैक करे तो हम भी अटैक कर सकें, ठीक है। तो 74 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है,
ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युद्ध भयंकर और विनाशकारी होते हैं क्योंकि, जल्दी बताइए। क्योंकि दोनों देशों के शस्त्रास्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं, अधिकांश जनता उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है ना, ये पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, शुरू में ही दिया है, मतलब 2-3 लाइन के बाद ये चीज़ दिया था ना। 25 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आया समझ में कुछ? इसी प्रकार करना है हमको पेपर में। 75 का बी नंबर इज द राइट आंसर। अब देखो एक दिया है और पैसे इसको भी पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्न संख्या 76 से 80 तक के सही विकल्प को चयन कीजिए। अंत में मैंने कहा, भाइयों हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, काया पलट हो ही जाए। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों को ज़रूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है पहले नहीं थी। सूरत बदलने का काम मनुष्यों ने ही तो किया है ना। आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एकनिष्ठा की। यह जरूरत नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सके। या तो थोथी बताती है या थोथी बात है। जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज़ तो दिल की लगन है, वह लगन जो किसी चीज़ के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। और चंपक लाल जी, परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वालों को जितनी होती है उतनी दूसरों को कभी हो ही नहीं सकती। आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोगों के लिए प्रयोग करता हूँ, जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्यक्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बाद के प्रयोग करने वालों को लिए बाधक न बन जाए। किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों को जरूरत होती है? देखो एक क्वेश्चन आ गया है कि बताइए किसी भी स्थिति को बदलने के लिए लोगों को कैसे जरूरत होती है। 76 का, जिनके दिल में लगन होती है ना भाई, जिनके दिल में लगन होती है, पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, कथन सही है ये गलत है? बताइए कि भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, अंग्रेजों की महत्ता का दर्शाता है। इसमें कहा है ना कि क्या अंग्रेजी पढ़े लिखे ही प्रयोग कर सकते हैं? ये तो एक बहाना ही है, बहाना है। जल्दी बताइए। 77 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। उपर्युक्त अनुच्छेद में सूरत का अर्थ क्या है? काया, स्थिति, रूप, दुर्दशा। पहले सूरत कैसी थी, आज की सूरत कैसी है? बताइए। सी स्थिति, कहते ना स्थिति, आज पहली स्थिति कैसी थी, आज की स्थिति बदल चुकी है ना। और फिर सूरत का अर्थ क्या है? लेखक क्या उद्देश्य है? लोग काम करें। लेखक का क्या उद्देश्य है? लोग काम करें, लोग प्रयोग करें, बाधाओं को समाप्त करना, स्थितियों को बदलाव लगना। शायद डी नंबर होगा इसमें ना, 79 का 79 का डी ही होगा ना, स्थितियों को बदलाव लाना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सामान्यतः लोग अच्छे परिणाम क्यों चाहते हैं? सामान्यतः लोग अच्छे परिणाम क्यों चाहते हैं? शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी दीजिए, फिर मैथ के क्वेश्चन लाएंगे। धनार्जन के लिए, किसके? धनार्जन के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सामान्यतः लोग अच्छे परिणाम चाहते हैं अपनी धन अर्जित करने के लिए, अपनी धन अर्जित करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको इसी तरह नए नए प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। तो ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना ही बस समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। अच्छे वीडियो के साथ अगले सेशन में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम।